हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम स्टडी। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज है 31 जुलाई 2023 और आज से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे बात करेंगे हम, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए, आज का जो पहला सवाल है वो देखते हैं। शासन के मूल्यांकन के लिए हाल ही में किस प्रदेश ने लॉन्च किया है सीएम कमांड सेंटर? ऑप्शन एक है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली या फिर बिहार। तो आपका जो राइट आंसर है यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सीएम कमांड सेंटर का शुभारंभ किया है। देखते हैं कि ये सीएम कमांड सेंटर होता क्या है, इससे क्या लाभ है। आइए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। दो चीज़ों को लॉन्च किया गया, पहला कमांड सेंटर और दूसरा सीएम डैशबोर्ड। इसकी जो प्राथमिक उद्देश्य है वो सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, जो योग्य लोग हैं उन्हीं को उस सरकारी सेवा का लाभ मिल सके, इसीलिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और इसमें खास बात यह भी है कि पुलिस सेवा, नगर निगम और विकास प्राधिकरण में काम कर रहे अधिकारियों के प्रदर्शन को मासिक रैंकिंग और ग्रेडिंग के लिए, जो मासिक रैंकिंग होगा और ग्रेडिंग होगा उसके मापन के लिए भी यह योजना चालू किया गया है। यह पहल मुख्य रूप से यूपी के 24 करोड़ लोगों को ध्यान में रख के, उनके कल्याण को ध्यान में रख के योजना चालू किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, अगर बात उत्तर प्रदेश की आ गई है तो थोड़ा उस पर भी चर्चा करते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप सभी जानते हैं। वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बात करें तो वहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है। विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ उसकी विधायिका की राजधानी है। लेकिन न्यायपालिका, अगर बात करें न्यायपालिका की राजधानी की, तो वो है प्रयागराज, जिसका नाम पूर्व में इलाहाबाद था। ये आप सभी जानते हैं। प्रमुख शहरों में कानपुर, वाराणसी इत्यादि शहर आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? तो आपका जो राइट आंसर है वह है 29 जुलाई। 29 जुलाई को हाल ही में विश्व बाघ दिवस मनाया गया है। चलिए, इसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है उस पर ध्यान देते हैं। तो वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और इस सम्मेलन में कुल 13 देशों ने भाग लिया था और उन्होंने 2022 तक बाघों की जो संख्या है उसे दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। ठीक है ना। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार पूरे विश्व में 3,890 बाघ बचे हैं, जिनमें सर्वाधिक जो बाघों की संख्या है वो हमारे भारत है। ठीक है, सर्वाधिक जो बाघों की संख्या कहाँ है? हमारे इंडिया में है। भारत में बाघों की जो आबादी है 6.1% की वृद्धि के दर से वर्तमान में 3,925 होने का अनुमान है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जो अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, उन्होंने यह रिपोर्ट जारी किया है कि वर्तमान में जो भारत है उसमें 6.1% की वृद्धि के दर से जो बाघों की वर्तमान संख्या है वो 3,925 के लगभग है। ठीक है। भारत वन्य जीव संस्थान द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार बाघों की आबादी प्रति वर्ष 6.1% के दर से बढ़ी है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके साथ ही भारत में बाघ की आबादी वैश्विक आंकड़ों का 75% हो गया है। यानी जो कुल आबादी है बाघों की पूरे वर्ल्ड में, उसका अकेले 75% हिस्सा भारत का है। जिसमें जो नंबर 1 पे स्टेट आता है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 785 बाघों की संख्या है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वह है कर्नाटका, जहाँ पे 563 बाघों की संख्या है। फिर आता है महाराष्ट्र, जिसमें 444 बाघों की संख्या है। इस तरह हमारे भारत में कुल पूरे विश्व का 75% जो बाघ हैं वो हमारे केवल भारत में है। और वर्तमान में इनकी संख्या 3,925 लगभग हो गई हैं। और इनका जो वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर, वो 6.1% है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर अमित शाह। तो जो राइट आंसर है वह है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित है पुस्तक।
चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसके विषय में जान लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जो उनके जीवनी पर आधारित जो पुस्तक है वह है एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक। यह तमिल पुस्तक है, तमिल भाषा में, पहले से तमिल भाषा में था जिसे अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद करने में जो मुख्य भूमिका निभाए हैं वह दो लोग निभाए हैं। प्रथम मुख्य भूमिका में है एपीजे अब्दुल कलाम की जो भतीजी हैं डॉक्टर नजीमा मरई कयार, इनका। और दूसरा जो मुख्य भूमिका है एक वैज्ञानिक हैं और जो एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत करीबी रह चुके हैं डॉक्टर वाई.एस. राजन। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तमिल में जो पुस्तक था वह है निवे उगालुक्कू मरा नामिलाई, इसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 जुलाई को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है देश के शहीदों के सम्मान में, देश के किसानों के सम्मान में, देश के खिलाड़ियों के सम्मान में, या फिर देश के श्रमिकों के सम्मान में। तो जो राइट आंसर है वह है देश के शहीदों के सम्मान में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आइए कुछ की पॉइंट इससे रिलेटेड हैं जो देख लेते हैं। मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 जुलाई को घोषणा की गई। इसका यह देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान चालू किया गया है। इसी के तहत तीनों सेनाओं के जवान 9 से 15 अगस्त 2023 के बीच मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेंगे। यह अभियान उस तरह का अभियान है जैसे कि हर घर तिरंगा का अभियान जो नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था, उसी के जैसा यह भी एक कार्यक्रम है जो मेरी माटी मेरा देश है। इसका उद्देश्य है, इसमें एक अमृत कलश का यात्रा स्टार्ट किया जाएगा। ये अमृत कलश क्या है? तो मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है इसके दौरान अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी और यह अमृत कलश यात्रा देश के विभिन्न कोनों और गांवों से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर के दिल्ली पहुंचेगी। यह यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे भी लेकर के आएगी। इन 7,500 जो कलश मिट्टी और पौधों से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ठीक है, इसका मुख्य रूप से यही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है? ऑप्शन 1 है उल्लास, ऑप्शन 2 है ई लोटस, ऑप्शन 3 है ई लाइब्रेरी, या फिर FLN। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वह है उल्लास। उल्लास कार्यक्रम, उल्लास मोबाइल ऐप जो है वह लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, जो अभी वर्तमान में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातों पर चर्चा करते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिल्ली के प्रगति मैदान में 30 जुलाई 2023 को आयोजित एक समारोह में भारत मंडपम में, जो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया, उसी मंडपम में उल्लास नामक एक मोबाइल ऐप का लॉन्च किए हैं। उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, इस मोबाइल ऐप का जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक नया नारा दिया और वह नारा है जन जन साक्षर, जन जन साक्षर। अच्छा, अभी भारत सरकार का जो NEP 2020 है यानी नई शिक्षा नीति 2020 है, उसी के तहत बुनियादी साक्षरता अक्षर ज्ञान का एक कार्यक्रम चलाया गया है FLN। ठीक है ना, उसके तहत जो बच्चे हैं, जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, जो बाल बाटिका में पढ़ेंगे, उनको संख्या का ज्ञान और अक्षर का मूलभूत जो ज्ञान है उसे पूरा करवाना सरकार का प्रथम उद्देश्य है। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो MDM है, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, सरकार ने उसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने किसे हाल ही में प्रथम उद्योग रत्न से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन है रतन टाटा, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, या फिर नीता अंबानी। तो जो राइट आंसर है वह है रतन टाटा। रतन टाटा जी को हाल ही में प्रथम उद्योग रत्न से महाराष्ट्र सरकार ने सम्मानित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को, जो अभी मानद चेयरमैन हैं आपके टाटा ग्रुप के, उनको पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने यह जानकारी दी। सामंत ने राज्य विधान परिषद को बताया कि युवा उद्यमी, महिला उद्यमी और मराठी उद्यमी को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। चलिए, यह अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है। खास बात इस अवार्ड की यह है कि ये जो उद्योग रत्न अवार्ड दिया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा,
यह पहली बार दिया जा रहा है। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कारों का उद्देश्य उन व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देना है जिन्होंने महाराष्ट्र में व्यवसाय, उद्योग, शिक्षा, रियल एस्टेट, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, बैंकिंग, आईटी, फूड आइटम्स और हेल्थ सेक्टर में जबरदस्त योगदान दिए हैं। उन सभी को यह अवार्ड से सम्मानित करने का सरकार का उद्देश्य है, जिसके पहल में पहली बार उद्योग रत्न, अच्छा यह स्टेट गवर्नमेंट का रत्न है, सर्व उद्योग के क्षेत्र में यह सर्वोच्च रत्न है महाराष्ट्र सरकार का। यह राज्य सरकार देती है और महाराष्ट्र सरकार पहली बार इसे दे रहा है, जिसे रतन टाटा जी को दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, इसे लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।